Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about Wordsworth's poems Immortality, Ode, The Rainbow, The Solitary Reaper, Michael, The Excursion. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe. We will see some more work of William Wordsworth in this video. वो कौन कौन से वर्क से देख लेते हैं. इंटीमेशंस ऑन इमोर्टेलिटी, ये ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ का. माई हार्ट लिप्स अप, द रेनबो, द सॉलिटरी रिपर, माइकल, द एक्सकर्जन. ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जिसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. लेट्स सी द फर्स्ट वन, ओड इंटीमेशंस ऑन इमोर्टेलिटी 1807. इसका पूरा टाइटल है ओड इंटीमेशंस ऑन इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 volumes 1807, टाइटल ओनली ओड. तो इसका ये पूरा लंबा सा टाइटल है और ये पब्लिश्ड होता है 1807 में. पोएम्स इन 2 volumes में ये पब्लिश्ड होता है. और एट द टाइम इसका टाइटल क्या होता है? ओनली ओड, सिर्फ ओड, एक वर्ड का टाइटल होता है. पोएम 2 पार्ट्स में कंप्लीट होते हैं. फर्स्ट 4 स्टेंजा को विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंप्लीट किया था 1802 में, और बचे हुए जो 7 स्टेंजा है उसको उन्होंने 1804 में कंप्लीट किया था. पोएम का जो थीम है बहुत ही ऑसम थीम है, मैन वर्सेस नेचर एंड चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. इसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मैन है उनका नेचर से किस तरह का रिलेशन या कनेक्शन होता है व्हेन द मैन वाज इन हिज चाइल्डहुड, व्हेन द मैन वाज इन हिज एडल्टहुड. तो यही चीज़ इन्होंने दिखाने की कोशिश की है. साथ ही द पोएम रिफ्लेक्ट्स 2 थिंग्स. पोएम 2 चीज़ों को रिफ्लेक्ट्स करती है. वो 2 चीज़ें क्या है? द स्पीकर्स इनफाइनाइट लव फॉर नेचुरल वर्ल्ड. पहली चीज़ तो है जो स्पीकर है. स्पीकर कौन है इस पोएम का? वर्ड्सवर्थ हैं, पोएट हैं. जो पोएट हैं वही स्पीकर है और वो वर्ड्सवर्थ हैं. तो उनका जो इनफाइनाइट लव दिखता है नेचर के तरफ, वो देखने को मिलता है इस पोएम में. और साथ ही हिज वरीज फॉर दोज हु फॉरगेट द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस. और साथ में वो इस बात को लेकर चिंतित होते हैं इस पोएम में कि वो जो दुनिया में लोग आए हैं इस दुनिया में वो कैसे अपने अस्तित्व को भूल गए, उनके जो एग्जिस्टेंस है उसके पर्पस को कैसे भूल गए हैं, उस बात को लेकर वो बहुत चिंतित होते हैं. ओवरऑल इनके कहने का मतलब है कि लोग जो है नेचर से डिस्कनेक्ट होते चले जा रहे हैं और लोग जो दुनिया है, मटेरियल जो वर्ल्ड है, उसमें लिप्त होते चले जा रहे हैं. इस पोएम का टोन मिलांकलिक एंड सेंस ऑफ लॉस है. तो जो मिलांकलिक और सेंस ऑफ लॉस टोन है ये जनरली वर्ड्सवर्थ के सभी पोएम्स में देखने को मिलता है. तो व्हाट वी सी इन दिस, हमने देखा कि 1807 में ये पब्लिश्ड होता है पोएम्स इन 2 volumes में. एट द टाइम इसका सिंगल वर्ड का टाइटल होता है ओड. 2 बार में कंप्लीट है. 4 स्टेंजा 1802 में, 7 स्टेंजा 1804 में. थीम है मैन का नेचर के साथ कनेक्शन चाइल्डहुड और एडल्टहुड में. 2 चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है, स्पीकर्स इनफाइनाइट लव एंड हिज वरीज अबाउट दोज, उन लोगों के बारे में वो वरी करते हैं जो लोग भूल गए अपनी एग्जिस्टेंस के पर्पज को. टोन मिलांकलिक और सेंस ऑफ लॉस. द इमोर्टेलिटी ओड बाय स्कॉलर्स टेल्स द स्टोरी ऑफ ग्रोइंग अप एंड द लॉस ऑफ इनोसेंस दैट इज कनेक्टेड विद पासिंग ऑफ टाइम. इस पोएम में, इस ओड में वर्ड्सवर्थ ने क्या दिखाने की कोशिश की है? जो स्टोरी है बताने की कोशिश की गई है, ग्रोइंग अप स्टोरी है. मतलब एक इंसान बचपन से बड़ा होता है तो उससे रिलेटेड जो लॉस ऑफ इनोसेंस है वो दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे बचपन में जो बच्चा इनोसेंस होता है वो धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ उसकी जो इनोसेंस है वो ख़त्म होती चली जाती है जब वो अपने एडल्टहुड में आता है. वही चीज़ यहाँ पे पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं. एक्चुअली इस पोएम को इमोर्टेलिटी ओड के नाम से जाना जाता है. जो स्कॉलर्स हैं उसे इसी टाइटल से जानते हैं. ही फोकस ऑन लॉस एंड गेन बोथ. वर्ड्सवर्थ क्या करते इस पोएम में? जो उन्होंने लॉस किया, यानी कि जो इनोसेंस को लॉस किया, और जो उन्होंने गेन किया, एक्सपीरियंस गेन किया नेचर के कनेक्शन के साथ, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया इस पोएम में. कितने स्टेंजा से? 11 ऑफ वेरिंग लेंथ. इसमें 11 स्टेंजा है टोटल और सबकी जो लेंथ है अलग अलग है. राइम स्कीम भी हर स्टेंजा की अलग है. लाइंस कितने हैं इस पोएम में? 206 लाइन. तो कैसे याद करेंगे 206 लाइंस? याद कर लेंगे इजीली. ह्यूमन बॉडी में इतने ही बोन्स होते हैं ना.
ही यूजेस सेवरल डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न लाइक एलेक्जेंड्राइन, आयम्बिक पेंटामीटर, टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर। तो इन्होंने क्या किया है, अलग अलग तरह के जो मेट्रिकल पैटर्न है उसको उन्होंने यूज़ किया है, जिसमें एलेक्जेंड्राइन है, आयम्बिक पेंटामीटर है जो कि बहुत पॉपुलर मीटर है, टेट्रामीटर है, ट्राईमीटर है, ये सब इन्होंने यूज़ किया है। इस पोएम की स्टार्ट जो होती है, ओड जो इमॉर्टलिटी ओड है, इस पोएम का स्टार्ट कहाँ से होता है? इनका एक पोएम है द रेनबो, बहुत ही फेमस पोएम है। उसके जो लास्ट के 3 लाइन्स होते हैं वहीं से इस पोएम की स्टार्टिंग होती है। एक्चुअली ये जो द रेनबो है इसके लास्ट के 3 लाइन है वो इमॉर्टलिटी ओड का एपिग्राफ है। तो देखते हैं, द पोएम कंटेन्स एपिग्राफ ऑफ 3 लाइन्स। 3 लाइन्स का एपिग्राफ है इस पोएम में, और वो 3 लाइन्स कहाँ से लिए गए हैं? वर्ड्सवर्थ का ही एक पोएम है द रेनबो, उसी में से लिया गया है। रेनबो के लास्ट के 3 लाइन्स, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बॉर्न इज टू ईच बाय नेचुरल पीटी। तो ये एंडिंग लाइन है द रेनबो पोएम का, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। तो ये रहा, आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, और जो एग्ज़ाम्स आपके हैं उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग ज़रूर रिकॉल करेंगे। इंक्लूड कमिंग ऑफ एज, डेथ एंड नेचर। इन्होंने अपने पोएम में एज के बारे में बताया है कि जो एज ग्रो हो रही है, ठीक है, उसके बारे में दिखाया है, डेथ के बारे में बताया है, नेचर के बारे में बताया है। साथ ही कुछ इन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए हैं, उसमें एलिट्रेशन, एनाफोरा, मेटाफर, सीजुरा, पर्सनिफिकेशन एंड इंजेममेंट, ये इनके लिटरेरी डिवाइसेस है इस पोएम में। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड हो गई है, इसको करेक्ट कर लेंगे। द हेवन लाइफ विथ यू इन योर जुबली, माई हार्ट इज एट योर फेस्टिवल, माई हेड हैथ इट्स कोरोनल, द फुलनेस ऑफ योर बिलीस, आई फील इट ऑल। तो ये कुछ लाइन से इंपॉर्टेंट जो इमॉर्टलिटी ओड से लिए गए हैं, इसको देख लेंगे। अब इस पोएम का ओपनिंग लाइन देख लेते हैं। तो ओपनिंग लाइन तो हम लोग देख ही चुके हैं कि एपिग्राफ वाला लाइन है। एपिग्राफ वाला कौन सा लाइन है? वही रेनबो का लास्ट 3 लाइन जो है आपका, इसका ओपनिंग लाइन है एपिग्राफ के फॉर्म में। एंडिंग लाइन्स देख लेते हैं। थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉय एंड फियर्स, to me the meanest flowers that blues can give, thoughts that do often he too deep for tears। तो ये इम्पॉर्टेंट लाइन से है और साथ ही एंडिंग लाइन भी है इस पोएम का। नेक्स्ट वी विल सी द पोएम माई हार्ट लिफ्ट्स अप और द रेनबो 1807। तो रेनबो के बारे में देख लेते हैं। इसके भी 2 टाइटल हैं, माई हार्ट लिफ्ट्स अप और सेकेंड टाइटल है आपका द रेनबो। 1807 में आता है, पोएम 2 वॉल्यूम्स में ये भी पब्लिश्ड होता है। इट डिस्क्राइब्स जॉय फेल्ट एट वीविंग ऑफ रेनबो। एक्चुअली इस पोएम में वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, एक वॉकिंग के दौरान वो रेनबो को देख लेते हैं और उस रेनबो को देखकर उनके अंदर जो जॉय होती है, जो जॉय की फीलिंग होती है, मतलब एक तरह से जो एक्साइटमेंट इनको फील होता है ना, उसी को ये प्रेजेंट करते हैं इस पोएम में। This joy prompts the speaker to reflect the passing of time and significance of childhood। और इस joy को इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया है? Prompts the speaker to reflect the passing of time। रेनबो को देखकर ये सोचने लगते हैं कि जब समय जैसे जैसे गुजरा तो रेनबो को देखकर जो फीलिंग्स चेंजेस होते गए वो किस तरह से होता है, और बचपन में जो रेनबो को देखकर इन्होंने जो फील किया वो किस तरह का था, और बचपन का जो सिग्निफिकेंस है उसको रियलाइज़ करते हैं कि इंसान बड़े होने के बाद रेनबो को देखकर उतना एक्साइटेड नहीं होता है जितना कि बचपन में इंसान उस रेनबो को देखकर बहुत एक्साइटेड होता है। देखिए, अभी एक छोटा बच्चा होगा, अगर वो रेनबो देख लेगा तो कितना एक्साइटेड होकर वो कहेगा अपने किसी भी बड़े से पेरेंट्स से या मम्मी पापा से कि देखो वो रेनबो है, बहुत एक्साइटेड होकर वो बोलेगा। और हम लोग देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, रेनबो है तो है। वर्ड्सवर्थ रोट माई हार्ट लिफ्ट्स अप ऑन द नाइट ऑफ 26 मार्च 1802। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा कोट है। ये पूछा जा सकता है कि ये कोट इन्होंने कब कैसे यूज़ किया है, तो बता देंगे इस पोएम को लिखते समय जब इन्होंने 26 मार्च 1802 को इन्होंने लिखा था, तभी इनका हार्ट जो है वो लिप्स अप हुआ था, तो उसी के लेकर है।
इस पोएम में लिटरेरी डिवाइसेस जो वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया वो सिनेक्डॉक है, एनाफोरा, हाइपरबोल, मेटाफर, एल्यूजन. It is 9 lines poem. Each lines end with one of 4 sounds. Each sound repeated twice except man. ये जो पोएम है बहुत छोटी सी पोएम है, सिर्फ 9 लाइन्स की पोएम है. और इस लाइन जो है हर लाइन एंड्स होता है. जो 4 साउंड्स इन्होंने यूज़ किया उसमें से एक साउंड से ये लाइन एंड होता है और सभी 2 बार रिपीट होते हैं. सारे साउंड्स जो एंडिंग में होती है वो 2 बार रिपीट होते हैं. सिर्फ एक साउंड जो है वो नहीं रिपीट होता है, दैट इज साउंड ऑफ मैन. राइम स्कीम इसकी देख लीजिए, ए बी सी सी ए बी सी डी डी. तो क्या हो जाएगा राइम स्कीम? ए बी सी डी डी. कलेक्शन इसका जो आया था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ये पोएम आया था. मीटर कौन सा यूज़ किया है इन्होंने? आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया है. देयर आर 3 वेरिएशंस और 3 तरह के वेरिएशंस के थ्रू इन्होंने यूज़ किया है. सेकेंड लाइन में इन्होंने आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज़ किया है. 6th लाइन में इन्होंने क्या यूज़ किया? 2 आयम्स को यूज़ किया है. और लास्ट की लाइन में इन्होंने आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया है. ओपनिंग लाइन जो है इनकी वो है माई हार्ट स्लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड. तो जो पहला वाला टाइटल है वहीं से ओपनिंग लाइन है द रेनबो पोएम की. और एंडिंग लाइन तो आपको पता ही है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड इज टू इज बाय नेचुरल पीटी. तो ये रहा आपका रेनबो पोएम के बारे में. नाउ द नेक्स्ट पोएम इज द सॉलिटरी रीपर 1807. द पोएम पब्लिश्ड इन द पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807. तो ये भी आपके पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में ही पब्लिश होता है 1807 में. इस पोएम को लिखने के लिए पोएट कहाँ से इंस्पायर्ड होते हैं? एक्चुअली ये ट्रिप पे जाते, स्कॉटलैंड की ट्रिप पे 1803 में स्कॉटलैंड जाते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ. वहीं से इनको मोटिवेशन मिलता है इस पोएम को लिखने के लिए. वहाँ पे एक स्कॉटिश यंग वुमेन को वो देखते हैं, तो वहीं से है. इन द पोएम द पोएट ट्राइज एंड फेल्स टू डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ अ यंग स्कॉटिश वुमेन सिंगिंग एज सी कट्स द ग्रेन इन द लैंड. एक्चुअली इस पोएम में क्या होता है कि एक यंग स्कॉटिश वुमेन होती है और वो फसल काटते समय सिंगिंग कर रही होती है. अब चूंकि स्कॉटिश लैंग्वेज में वो सिंगिंग कर रही होती है तो वर्ड्सवर्थ को समझ में नहीं आता है, तो वो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि द पोएट ट्राइज एंड फेल्स टू डिस्क्राइब द सॉन्ग. तो पोएट जो है वो कोशिश तो करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं उस लड़की के सॉन्ग को डिस्क्राइब करने के लिए जो स्कॉटिश वुमेन है कि वो एक्चुअली गा क्या रही है. बट इनको समझ में आ नहीं रहा है, फिर भी इनको काफ़ी अच्छा लगता है उसका सॉन्ग. एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड सॉरो आर द मेजर थीम्स. इस पोएम में जो थीम्स है वो है एवरलास्टिंग ब्यूटी एंड सॉरो. द पोएम प्रेजेंट्स 2 थिंग्स. इस पोएम में 2 चीज़ें प्रेजेंट की गई है. एक है द लेबर ऑफ दैट गर्ल, वो लड़की कितना मेहनत कर रही है वो चीज़, एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, और वो जो अपने सॉन्ग्स के साथ जो एक्सप्रेस कर रही है दैट इज़ द फीलिंग ऑफ सॉरो. दुख की जो फीलिंग्स है उसको वो प्रेजेंट कर रही है अपने सॉन्ग के थ्रू. तो इस चीज़ को देखकर वर्ड्सवर्थ जो होते हैं बड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो वहीं पे रुककर उसके सॉन्ग को सुनने लगते हैं. बट शी डज नॉट नोटिस दैट द पोएट इज़ लिसनिंग एंड एन्जॉइंग हर सॉन्ग. लेकिन उस लड़की को नहीं पता कि पोएट उसके सॉन्ग को सुन भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं. In this poem, the poet makes a symbolic comparison of the young woman's song with nightingale and cuckoo birds for the melodious nature of her song and said her song is better than theirs. एक्चुअली इसमें इन्होंने क्या किया है, वर्ड्सवर्थ ने सिंबॉलिक कंपेरिजन प्रेजेंट करने की कोशिश की है. उस स्कॉटिश वुमेन के सॉन्ग को किसके साथ कंपेयर किया है? नाइटिंगेल और कुकू के साथ किया है. और उनका मानना था कि नाइटिंगेल और कुकू से भी ज़्यादा मेलोडियस उस यंग स्कॉटिश वुमेन का सॉन्ग है. द पोएट वेरी मच एक्टिवेटेड बाई हर सॉन्ग दैट द वैली इज़ ओवरफ्लोइंग विद द साउंड. वो इतना ज़्यादा कैप्टिवेटेड हो चुके थे उसके सॉन्ग से कि जो पूरी वैली, उनका कहना था कि पूरी वैली ओवरफ्लो कर रही थी उस लड़की के सॉन्ग से. द 32 लाइन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमॉन्ग द 4 स्टेंजास. टोटल पोएम में 32 लाइन्स है और वो सभी लाइन्स कितने स्टेंजा में डिवाइडेड है? 4 स्टेंजाज में. मीन्स एवरी स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स. तो जितने स्टेंजा थे इच स्टेंजा वो थे 8 लाइन्स के थे. और राइम स्कीम क्या था? ए बी सी डी डी.
द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ एवरी स्टेंजा इज ऑफ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बैलेड। हर स्टेंजा का जो पहला 4 लाइन था, 8 लाइन की स्टेंजा थी और पहला जो 4 लाइन था वो एक मॉडिफाइड फॉर्म था बैलेड का। द सेकेंड ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स इन ईच स्टेंजा स्विचेस इनटू द राइम्ड आइमिक टेट्रा कपलेट्स। और जो लास्ट की 4 लाइन्स थे वो आइमिक टेट्रामीटर कपलेट्स में था। मतलब टोटल 8 लाइन की स्टेंजा थी, 8 लाइन के स्टेंजा में 4 लाइन बैलेड था और 4 लाइन राइम्ड आइमिक टेट्रामीटर कपलेट। लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं क्या क्या यूज़ किया है पोएट ने। एपिस्ट्रॉफी का यूज़ किया है, बिहोल्ड ओ लिसन, यहाँ पे जब उन्होंने कहा है तो एपिस्ट्रॉफी का यूज़ है। हाइपरबोल का यूज़ किया है, ओवरफ्लोइंग विद द साउंड सेंटेंस में। रिटोरिक क्वेश्चंस का यूज़ किया है, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे। तो इन जो 3 सेंटेंसेज है उसमें रिटोरिक क्वेश्चन का यूज़ किया गया है। इमेजरी का इन्होंने यूज़ किया है, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। तो रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ जो सेंटेंस है वो इमेजरी का एग्जाम्पल है। आई वॉज सिंगिंग हर एट हर वर्क, मोर वेलकम नोट्स फॉर द वेरी बैंड्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट इमेजरी के एग्जाम्पल्स हैं। एसोनेंस का भी इन्होंने यूज़ किया है, सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है, कॉन्सोनेंस का यूज़ किया है। इंजैममेंट का भी यूज़ किया है, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमोंग द फॉरेस्ट ऑफ हेब्राइड्स। एक्चुअली इंजैममेंट का मतलब क्या होता है, जब एक सेंटेंस में पोएट कोई बात कहना चाहता है और वो बात पूरी अगले सेंटेंस में होती है, उसी सेंटेंस में नहीं होती है, अगले सेंटेंस में बात पूरी होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंजैममेंट। एलिट्रेशन तो पता ही है, परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो। पी का यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। नो नाइटिंगेल डिड इवर चांट, एन का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं जो इन्होंने द सॉलिटरी रिपर में यूज किया है। माइकल के बारे में देख लेते हैं। 1800 में ये पब्लिश्ड होता है। सेकेंड एडिशन लिरिकल बैलेड में ये आता है। प्रीफेस जिसमें शामिल किया था वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ गॉट इंस्पायरेशन फॉर दिस पेस्टोरल पोएम when he visited the lonely valley of Greenhead Gill, the setting in the valley of Grasmere। वर्ड्सवर्थ ने कब इसको लिखा था, इस पोएम को जब लिखा था तो ये कहाँ विजिट करने के लिए गए थे, ग्रीनहेड गिल वैली में। और वहाँ ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे उस वैली को विजिट करने में। तो ग्रासमियर वहीं पे वैली है, उसी वैली में रहकर इन्होंने कुछ वहाँ पे विजिट वगैरह किए थे, कुछ समय इन्होंने स्पेंड किया था। फिर वहाँ से इनको मोटिवेशन मिला माइकल पोएम लिखने के लिए। अ ट्रेजिक पोएम डील्स विथ ट्रॉमेटिक लाइफ ऑफ माइकल अ शेफर्ड विथ डिग्निटी। इस पोएम में इन्होंने माइकल नाम के एक शेफर्ड के बारे में बताया है जिसकी लाइफ बहुत ही ट्रॉमेटिक स्ट्रगल से भरी होती है। तो इट इज़ अ ट्रेजिक पोएम। बर्नार्ड ग्रूम remarks about the poem, Wordsworth's picture of rural life in Michael is less idyllic and nearer to historical truth than some readers may suppose। बर्नार्ड ग्रूम ने कुछ यहाँ पे रिमार्क किया है वर्ड्सवर्थ के इस पोएम को लेकर। कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ के पोएम्स का इनका डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर है माइकल में जो इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है विलेज लाइफ के बारे में, दैट इज़ आइडियलिक है, बहुत ही लेस आइडियलिक है। कहने का मतलब कि बहुत अच्छा है और हिस्टोरिकल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने ये बात कहाँ कहा, द यूनिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएट्री नाम के वर्क में। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम ऑफ 483 लाइन्स इन ब्लैंक वर्स। ये जो पोएम है 483 लाइन्स की है, ब्लैंक वर्स में है, नरेटिव पोएम है। कैरेक्टर्स कौन है, माइकल जो कि प्रोटागनिस्ट है पोएम का, और उसकी वाइफ इजाबेल और उसका बेटा ल्यूक जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूशन, एम्प्लीफिकेशन, अफोरिज्म, मेटाफर, सिमिली, एनालॉजी, इमेजरी एंड मूड। इस तरह की ये कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं जिसको उन्होंने यूज किया है माइकल पोएम में। Michael is the protagonist of the poem and here the poet is representing his struggle for life. Here are some important lines of the poem. He with his father daily went and they were as companions. Thou must not go, we have no other child but thee to lose. None to remember, do not go away, for if thou live, thy father he will die. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे माइकल पोएम के बारे में। नाउ द एक्सकर्जन 1814 में एक्सकर्जन जो है पब्लिश्ड होता है। एक्सकर्जन द रिक्लूज का ही पार्ट है और ऐसा कहा जाता है द रिक्लूज एक
इनका वर्क है जिसको इन्होंने प्लान किया था, और वो बहुत लंबे समय बाद जाके, इनके डेथ के बहुत बाद जाके पब्लिश होता है 1888 में। तो रेक्लूस का ही पार्ट कहा जाता है एक्सकर्जन और द प्लूड को भी। एक्सकर्जन एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन है? पोएट जो कि नरेटर के रूप में शामिल है, वांडरर जिसको कि फर्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें कई बुक्स है उसके बारे में अभी देखेंगे, और द सॉलिटरी जो है कैरेक्टर, वो अपनी वाइफ और बच्चों की डेथ से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। द पास्टर नाम का कैरेक्टर जो है पोएट से मिलता है, एनकाउंटर होता है पोएट से उनका। इसमें टोटल 9 बुक्स हैं, द वॉन्डरर, द सॉलिटरी, डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, द पास्टर, द चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन्स, चर्च यार्ड एमंग द माउंटेन्स कंटिन्यूड, द पर्सनेज, डिस्कोर्स ऑफ द वॉन्डरर। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बुक्स हैं द एक्सकर्जन के। एक्चुअली एक्सकर्जन टोटल बहुत बड़ा वर्क है, और टोटल इसको 9 बुक्स में डिवाइड किया गया है, और ये 9 बुक्स के टाइटल हैं, जिसमें कुछ टाइटल सेम हैं, जैसे डिस्पोंडेंसी करेक्टेड, द चर्च यार्ड एमॉन्ग द माउंटेन्स, चर्च यार्ड एमॉन्ग द माउंटेन्स कंटिन्यूड। तो ये कुछ मिलते जुलते टाइटल हैं, इसको याद रखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।